सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में समास। समास शब्द का मतलब होता है समीप रखना, पास में रखना। संस्कृत में एक कथन है जिसका मतलब होता है कि पृथक अर्थ वाले शब्दों का एकार्थी हो जाना, जुड़कर एकार्थी हो जाना। ये संधि की तरह नहीं जुड़ते हैं, ये नज़दीक आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं। संधि में एक तरह जुड़ के एक नया रूप बनता है, समास में जुड़ के पास में आ जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्तियों को त्याग कर एक शब्द रूप हो जाते हैं, तब ऐसे मेल को समास कहते हैं। इस प्रकार बने हुए शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाते हैं, और समासिक पदों को पृथक करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे संधि में संधि और संधि विच्छेद यानी अलग अलग करना, उसी प्रकार समास यानी पास में आना, और जब समास के पास में आए हुए शब्दों को अलग करना, उसको समास को विग्रह कहते हैं, समास विग्रह। संधि और समास सामान्यतः शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने का काम करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं, परंतु इनमें इन दोनों में अंतर है। वो अंतर क्या है? वो अंतर हम समझेंगे कि समास के अंतर्गत विभक्ति, योजक यानी जोड़ने वाले संबंध सूचक शब्दों का लोप हो जाता है, जबकि संधि के अंतर्गत वर्णों के स्वरूप में ही विकार आ जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समास के अंतर्गत दो शब्दों का जो योग होता है, जबकि संधि के अंतर्गत दो वर्णों का योग होता है। ये समझें इसको कि समास में दो शब्द जुड़ते हैं और संधि में दो ध्वनियाँ या दो वर्ण वो जुड़ते हैं। समास में संधि जैसी प्रक्रिया मिल जाती है, समास में संधि जैसी प्रक्रिया मिल जाती है, लेकिन संधि में समास जैसी प्रक्रिया नहीं मिलती। ये भी एक बड़ा अंतर है। और तीसरा जो अंतर है, इनमें संधि के अंतर्गत शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, जबकि विग्रह करने पर सामासिक पद के एक से अधिक अर्थ प्राप्त हो सकते हैं। चौथा अंतर, समास द्वारा बने हुए समस्त पद को पृथक करने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है, जबकि संधि द्वारा पद को पृथक करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहलाते हैं। ये चार बड़े अंतर हैं। इसमें को एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि समास में विभक्ति या संबंध सूचक शब्दों का लोप होता है, और जबकि संधि में केवल दो वर्णों का वर्ण आते हैं। वहाँ शब्द, समास के अंतर्गत दो शब्दों का योग होता है और संधि के अंतर्गत दो वर्णों का योग होता है। समास में संधि जैसी प्रक्रिया मिल जाती है, किंतु संधि में समास जैसी प्रक्रिया नहीं मिलती है। संधि के अंतर्गत शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, जबकि समास में विग्रह करने पर समासिक पद का एक से ज़्यादा अर्थ निकलता है, और समास द्वारा बने हुए पदों को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं, और संधि द्वारा बने हुए शब्दों की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। ये चार बड़े अंतर हैं। अब बात करते हैं कि समास कितने होते हैं। समास शुरुआत में चार माने गए थे, जैसे तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। इनमें तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार कर लिए गए। तत्पुरुष से निकल गए हुए दो अतिरिक्त, मूल रूप से पहले चार माने गए और फिर तत्पुरुष के ही दो और भेद कर दिए गए। वो कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस प्रकार वर्तमान में समास के 6 भेद हैं। 6 भेदों में से पहला भेद हम पढ़ें आज, तत्पुरुष समास। जिस समास में प्रथम पद और संबोधन कारक के अतिरिक्त कोई अन्य कारक हो, संबोधन कारक का मतलब हे, इसके अतिरिक्त अन्य कारक हो, तो दूसरा पद कारक हो तथा दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको थोड़ा समझने के लिए
हम एक उदाहरण लेते हैं, शरणागत, ये समास है। अब हम इसका विग्रह करते हैं, तो उसका विग्रह होगा शरण को आगत। शरण को आगत, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। तो यहाँ पर समास होने पर मुरलीधर है, जब विग्रह करते हैं तो मुरली को धारण करने वाला। अब इस तत्पुरुष समास के भी कई सारे भेद उन्होंने बताए हैं, और इन भेदों के अगर हम बात करें पहले, तो क्योंकि एक एक करके हम इन भेदों के, तत्पुरुष के भी 6 भेद हैं, 6 प्रकार के तत्पुरुष हैं। कर्म तत्पुरुष, इस समास में प्रथम पद कर्म कारक होता है, कोई ना कोई कार्य होता है, उसमें कर्म होता है। शरण, शरणागत, शरण को आगत, शरण में आने वाला। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मुरलीधर। दूसरा तत्पुरुष है करण तत्पुरुष। इस समास में प्रथम पद करण कारक होता है। करण का मतलब के द्वारा, यानी द्वारा। अब जैसे तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा, तुलसी द्वारा कृत यानी रचित। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। संप्रधान तत्पुरुष, इस समास में प्रथम पद संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक पढ़ते समय आप लोगों ने छोटी क्लास में कारक के विभक्ति चिन्ह से, में, के, पर, के, लिए, ये सारे पढ़े होंगे आपने। इन्हीं में से प्रथम पद संप्रदान कारक का होता है, यानी संप्रदान कारक होंगे के लिए। पूजा घर, तो इसमें क्या छुपा हुआ है, विग्रह करते हैं तो पूजा के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। बलि पशु, बलि के लिए पशु। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब चौथा भेद है अपादान तत्पुरुष। इस समास में प्रथम पद अपादान कारक होता है। अपादान यानी से होगा वहाँ। भाग्यहीन, अपादान का चिन्ह से। भाग्यहीन यानी भाग्य से हीन। पथ भ्रष्ट, यहाँ से आ जाएगा दोनों के बीच में, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। बलहीन, बल से हीन। अब संबंध तत्पुरुष, अगला 5वां भेद इसका तत्पुरुष का। इस समास में प्रथम पद संबंध कारक होता है। संबंध का, के, की। संबंध के चिन्ह है का, के, की। आम्र मंजरी, आम की मंजरी। नगर सेठ, नगर का सेठ। जलधारा, जल की धारा। सूर्योदय, सूर्य का उदय। अधिकरण तत्पुरुष, इस समास में प्रथम पद अधिकरण कारक होता है। अधिकरण का चिन्ह क्या है, में शब्द आएगा। जलमग्न, तो जल में मग्न। सिर दर्द, होता नहीं होता आप लोगों के सिर दर्द। अब इसमें अधिकरण कारक का कौन सा चिन्ह है, कहाँ दर्द होता है, सिर में दर्द। सिर दर्द यानी सिर में दर्द। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। इसके अलावा तत्पुरुष समास के कुछ और भेद भी माने जाते हैं। वो भेद जैसे नैन तत्पुरुष और अलुक्य तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, ये लुप्त तत्पुरुष, इनके बारे में भी अपन बात करते हैं। देखें, न्याय तत्पुरुष, इस समास में प्रथम पद न, ना, ए तथा अन होता है। इसमें निषेध अथवा नकार का भाव होता है।
अभाव का बाद होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब अभाव या निषेध या नकार के अर्थ में किसी शब्द के पूर्व उपसर्ग या पद न, ना, ए, अन लगाकर समस्त पद बनाया जाता हो तो उसे न्य तत्पुरुष कहेंगे। जैसे नगण्य, इसका विग्रह करें हम तो न गण्य, अप्रिय, अप्रिय, अनाचार, अन प्लस आचार, अन और आचार जुड़े हुए हैं उसमें, नापसंद, इसमें न और पसंद जुड़ा हुआ है, अन, अनुपयोगी, इसमें अन और उपयोगी से जुड़ा हुआ शब्द बना हुआ है। इसी प्रकार अलूक्य तत्पुरुष जिसमें प्रथम पद के साथ संयुक्त कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे अलूक्य तत्पुरुष कहते हैं। यथा जैसे धनंजय, इसमें क्या है, धन को जय करने वाला, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, प्रियमवदा, प्रिय बोलने वाली, थानेदार, थाने का प्रभारी। इसी तरह अगला तत्पुरुष है उपपद तत्पुरुष, ऐसा समास जिसका उत्तर पद स्वतंत्र न होकर प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होकर सामासिक शब्द में निर्माण में सहायक होता है, उसे उपपद, उपपद यानी उत्तर पद, उपपद यानी उत्तर पद, यानी प्रत्यय के अंत में। अब तक हमने पढ़ा था पहले न्याय वाला वो उपसर्ग की तरह लगता है पहले, ये उपपद यानी पीछे प्रत्यय की तरह लगता है। तो उपपद तत्पुरुष समास का एक उदाहरण देखें, स्वर्णकार, कार, 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 कार पीछे लगा है, स्वर्णकार, कार का मतलब काम करने वाला, स्वर्ण का काम करने वाला, चर्मकार, चर्म का काम करने वाला, तटस्थ, तट पर स्थित रहने वाला, स्वस्थ, स्व में स्थित रहने वाला। इसी तरह अगला एक भेद है इसका, लुप्त पद तत्पुरुष, जिस समाज में कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पद भी लुप्त हो जाएं उसे लुप्त पद तत्पुरुष कहते हैं। जैसे घृतान्न, घृत मिश्रित अन्न, पैरगाड़ी, पैर से चलने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, पर्णशाला, पर्ण यानी पत्तों से बनी हुई शाला, मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। ये इस तरह से आज हमने देखा कि हमारा एक जो समास है तत्पुरुष समास, वो तत्पुरुष समास कितना बड़ा है, यानी कि उसके 6 भेद है और 6 भेद होने के बाद में कुछ अन्य भेद भी हमने देखे और उस अन्य भेदों को भी अपन ने यहाँ पर समझा। तो आज तत्पुरुष समाज को हमने यहाँ समझा। अब दूसरा समाज है कर्मधारय समास, जिस समास के समस्त पदों में विशेष्य विशेषण उपमेय उपमान का संबंध हो। इसको ऐसे समझे, पहला पद ऐसा जिसकी विशेषता बताई जाती हो और दूसरा पद जो विशेषता हो, ये विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। कभी कभी दोनों पद संज्ञा विशेषण भी हो सकते हैं, तो ये हम देखेंगे आगे। उपमेय उपमान भी हो सकते हैं। जैसे एक शब्द है पीतांबर, पीत है अंबर जो, नीलाकाश, नीला है आकाश जो, विशेष्य विशेषण अंबर। अब इसमें विशेषण पहले है, ये देखें, कभी कभार विशेष विशेष्य या विशेषण विशेष्य भी हो सकता है। तो विशेषण पहले आएगा, पहले पद में है पीत है अंबर, नीला है आकाश, नीलाकाश, अल्पाहार, अल्प है आहार, परमाणु, परम है जो अणु। अब उपमेय और उपमान का भी उदाहरण देखें, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि उपमेय उपमान। उपमान क्या है? अग्नि, किसकी? क्रोध,
उपमेयी, क्रोध उपमेयी है। तो अग्नि के समान क्रोध, विद्युत वेग, विद्युत के समान वेग, मृग नैनी, मृग के समान नेत्र वाली, मृग के समान नेत्र। विशेष उपमान क्या है? मृग, और उपमेय क्या है? नयन। भव सागर, भव रूपी सागर। कभी कभार दोनों पद भी विशेषण हो सकते हैं। शीतोष्ण, जो शीत है, जो उष्ण है। श्वेत श्याम, जो श्वेत है, जो श्याम है। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ना ब्लैक एंड वाइट। चंचल चपल, जो चपल है, जो चपल है, चंचल है। भग्नावशेष, जो भग्न है, जो अवशेष है। और कभी कभार दोनों पद संज्ञा भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रहे। कौन सा समास पढ़ रहे हैं अभी? कर्मधारय है। इसमें दोनों पद संज्ञा भी हो सकते हैं। नरसिंह, जो मनुष्य है, जो सिंह है। दरिद्र नारायण, जो दरिद्र है, जो नारायण है। तो इस प्रकार हमने ये कर्मधारय समास की 4 तरह के बनने वाले शब्द हमने देखे कि नरसिंह, जिसमें दोनों संज्ञा है। शीतोष्ण, इसमें दोनों विशेषण है। उपमेय उपमान, क्रोधाग्नि, और विशेष्य पीताम्बर, नीलाकाश, यानी 4 तरह के ये आपको कर्मधारय के शब्द हमें मिल जाते हैं। इसमें एक विशेष नियम भी, अपवाद भी है। कभी कभी कर्मधारय समास में मध्यम पद लुप्त हो जाता है, जिसे मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास भी कहते हैं, लेकिन वो लुप्त हो जाता है। और इसे विग्रह की दृष्टि से रूपक कर्मधारय या उपमित कर्मधारय 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे संसार सागर, संसार रूपी सागर। देह लता, लता रूपी देह, या देह जो लता ही है, ऐसे किया जा सकता है। ये ऐसे भी शब्द रूप मिलते हैं। तो आज हमने 2 समास पढ़े हैं, और इन 2 समासों को हम के वो मैं आप लोगों को मैंने जो समझाया है उसके मैं आपको नोट्स भी PDF में दे दूंगा, और आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो आपने जो ये समझा है, मैंने आप लोगों को जो बताया है, उसका अभ्यास आप घर पे करते रहें, और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, हम इनको पूरा करेंगे। तो आज का व्याख्यान मैं यहीं करता हूँ समाप्त, और कल तक या अगली व्याख्यान में जब भी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए फिर मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।